हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है एनालिटिकल वेन डायग्राम। हिंदी में इस टॉपिक को बोलते हैं विश्लेषणात्मक वेन आरेख। देखिए, आपको इस स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज़ देखिए कि इसमें आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये आपको एक आयत दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक वृत्त। ये जो तीन अलग अलग डायग्राम हैं, ये तीनों डायग्राम अलग अलग समूह को दर्शाते हैं। जैसे कि त्रिभुज दर्शाता है विद्यार्थी को, वहीं वृत्त दर्शाता है खिलाड़ी को और आयत किसको दर्शाता है? शिक्षक को। तो ये तीन अलग अलग डायग्राम तीन अलग अलग समूह को दर्शा रहे हैं और इन तीनों में, शिक्षक में, विद्यार्थी में और खिलाड़ी में, आपस में क्या कॉमन है, इनमें लॉजिकली क्या समानता है, वो इन डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर दी गई है, जो संख्याओं के रूप में आपको नजर आएंगी। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे एक नंबर लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 18। आप देखोगे कि ये जो 18 है ये आपको इस त्रिभुज के अंदर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो 18 है, यही 18 आपको इस वृत्त में भी दिख रहा होगा और साथ साथ ये 18 नंबर, ये 18 नंबर आपको इस आयत के अंदर भी दिखाई देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 18 जो नंबर है ये इन तीनों डायग्राम में आ रहा है। इसका मतलब ये विद्यार्थी के अंदर, खिलाड़ी के अंदर और शिक्षक के अंदर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 18 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि विद्यार्थी, खिलाड़ी और शिक्षक होंगे। ठीक है, अगला नंबर हम लेते हैं 21। अब 21 के अंदर देखिए क्या है, ये जो 21 है ये आपको दिखाई देगा किसके अंदर? आयत अंदर दिखाई देगा। यही 21 आपको दिखाई देगा किसके अंदर? त्रिभुज के अंदर। तो 21 किसके बीच कॉमन है? शिक्षक के और विद्यार्थी के बीच कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि 21 लोग ऐसे हैं जो शिक्षक होने के साथ साथ विद्यार्थी भी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को देखिए, ये किसी में भी कॉमन नहीं है। ये केवल और केवल क्या है? विद्यार्थी को दर्शाता है। यहाँ पर इस वृत्त के अंदर देखिए जो खिलाड़ी को दर्शाता है, तो इसके अंदर ये वाला जो एरिया है, ये एरिया किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा है। और अगर ये किसी में भी कॉमन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि 13 विद्यार्थी केवल खिलाड़ी हैं और 8 व्यक्ति केवल विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये किसी में भी कॉमन नहीं है। वहीं यहाँ पर भी आप देखिए, ये वाला एरिया आयत के अंदर जो किसी में भी कॉमन नहीं है, और अगर ये किसी में भी कॉमन नहीं है तो ये 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या है? शिक्षक हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जस्ट हमने जिस डायग्राम को समझा है उसके बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो हमें उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनकी भाषा जो होती है उससे हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो इन क्वेश्चन को अपन देखेंगे और समझेंगे। पहली चीज, अगर आपसे इसमें पूछी जाए कि कितने व्यक्ति विद्यार्थी हैं, तो ठीक है, हम देखते हैं इसके अंदर कि कितने व्यक्ति विद्यार्थी हैं। पहले तो आप एक चीज देखिए कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज किसको दर्शाता है? विद्यार्थी को। और प्रश्न में हमसे पूछा भी क्या है? प्रश्न में हमसे पूछा है कि कितने व्यक्ति विद्यार्थी हैं। तो सिंपल सी बात है, इस त्रिभुज के अंदर आने वाली जो भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं किसको दर्शाती है? ये सारी संख्याएं दर्शाती है विद्यार्थी को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए कौन कौन सी संख्याएं? 8 प्लस 3 प्लस 21 और 18, ये चारों संख्याएं जो है ये किसको दर्शा रही है? विद्यार्थी को। इनको आप जोड़ लीजिए, 8 और 3 कितने हुए? 11, 11 और 21 32, 32 और 18 कितने हो जाएंगे? 50। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर देखें अगला क्वेश्चन, कितने व्यक्ति केवल विद्यार्थी हैं? देखिए, आप इस पहले और दूसरे प्रश्न में फर्क देखिए क्या है। इनमें एक फर्क है कि दूसरे प्रश्न में एक शब्द आया है केवल, और केवल का मतलब होता है कि विद्यार्थी के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। इस केवल शब्द का यही मतलब है कि विद्यार्थी के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न में जो बात हमसे पूछी है कि कितने व्यक्ति केवल विद्यार्थी हैं, तो अब एक चीज देखिए कि इस त्रिभुज के अंदर आने वाली सारी संख्याएं किसको दर्शाती हैं? विद्यार्थी को।
लेकिन 21 तो देखिए किसके अंदर कॉमन है, शिक्षक के अंदर कॉमन है। 18 शिक्षक और खिलाड़ी दोनों में कॉमन है। और ये जो 3 है ये किसके अंदर कॉमन आ रहा है, खिलाड़ी में भी कॉमन आ रहा है। तो सिर्फ बचा क्या, 8। तो ये 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या होंगे, विद्यार्थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने व्यक्ति विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों हैं। देखिए इस बात को समझना, यहाँ पे बोला है कि विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों हैं, इसके अलावा यदि वे कुछ और भी हों तब भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। पर ये कम से कम रिक्वायरमेंट है कि विद्यार्थी और शिक्षक तो होना चाहिए, विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों हों तो ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ये सारे नंबर किसको दर्शाते हैं, ये सारे नंबर दर्शाते हैं विद्यार्थी को, ठीक है, ये सारे नंबर विद्यार्थी को दर्शाते हैं। अब इनमें से हमें वो नंबर चाहिए जो विद्या और शिक्षक दोनों के अंदर कॉमन आए। तो देखिए विद्यार्थी और शिक्षक में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 21 कॉमन है और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में 18 कॉमन है। तो हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि 18 जो है वो तो खिलाड़ी में भी आ रहा है, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 18 खिलाड़ी में आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति विद्यार्थी एवं शिक्षक हैं। अब इसके अलावा वे कुछ और भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम क्या करेंगे, 21 और 18 इन दोनों को लेंगे। तो इस प्रश्न के लिए देखिए 21 प्लस 18, तो ये कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 39, यानी कि 39 व्यक्ति ऐसे हैं जो विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, कितने व्यक्ति केवल विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों हैं। देखिए यहां पर भी फिर से क्या शब्द आया है, केवल शब्द आया है, यानी आपको जो संख्या बतानी है वो केवल विद्यार्थी एवं शिक्षक की बतानी है, व्यक्ति इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 21 और 18 दोनों को लिया था, पर देखिए 18 यहाँ किसके अंदर आ रहा था, खिलाड़ी में आ रहा है, ठीक है। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है कि केवल विद्यार्थी एवं शिक्षक। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 18 को छोड़ देंगे, और 18 को छोड़ देंगे तो ये 21 जो है ये किसको दर्शाता है, केवल विद्यार्थी और शिक्षक को। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 21। अगला प्रश्न, कितने व्यक्ति विद्यार्थी नहीं हैं। देखो जब भी आपसे प्रश्न में बोला जाए, मना किया जाए किसी चीज के लिए, यहाँ किसके लिए मना किया है, यहाँ आपको मना किया है विद्यार्थी के लिए कि विद्यार्थी नहीं हो। तो आप एक चीज देखो कि इसमें त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, विद्यार्थी को दर्शा रहा है। तो त्रिभुज के अंदर आने वाली आप सारी संख्याओं को छोड़ दो, आप 8 को छोड़ दो, 21 को छोड़ना होगा, 18 को छोड़ना होगा और 3 को छोड़ना होगा। फिर हमारे पास बचा 10, 23 और 13, क्योंकि प्रश्न ने हमसे क्या कहा है, कितने व्यक्ति विद्यार्थी नहीं है। तो ठीक है, 10, 23 और 13 विद्यार्थी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा 10 प्लस 23 प्लस 13। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 23 हुआ 33, 33 और 13 कितना हो जाएगा, 46। तो 46 व्यक्ति ऐसे हैं जो विद्यार्थी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्नों को हमें किस तरह से हल करना है। चलिए आगे एक और प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको दिया है कि दिए गए आरेख का विश्लेषण करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आपको यहाँ पे दिया है, और इस डायग्राम में आयत दर्शाता है नेत्र विशेषज्ञ, वृत्त जो है वो दर्शा रहा है सर्जन को, और त्रिभुज दर्शा रहा है योग गुरु को। अब इन तीनों में क्या कॉमन है वो हमें इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने जितना समझा है उसके आधार पे हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, कितने सर्जन ऐसे हैं जो नेत्र विशेषज्ञ हैं। मतलब हमें वो सर्जन बताने हैं जो नेत्र विशेषज्ञ हों। तो आप एक चीज देखिए कि ये वृत्त किसको दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है सर्जन को। तो वृत्त के अंदर की जो भी संख्याएं हैं
ये सब संख्याएं सर्जन को दर्शाएगी। लेकिन हमें इन सर्जन में से बताने क्या है, नेत्र विशेषज्ञ। तो नेत्र विशेषज्ञ में कौन सी संख्या आ रही है, 5 और 9। लेकिन आप देखिए कि एक नेत्र विशेषज्ञ में नहीं है, 15 भी नेत्र विशेषज्ञ में नहीं है और 7 भी नहीं है। तो सिर्फ 5 और 9 ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो सर्जन के साथ साथ नेत्र विशेषज्ञ के अंदर आ रही है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 5 + 9। तो कुल मिलाकर ऐसे सर्जन जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने सर्जन ऐसे हैं जो केवल नेत्र विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं होने चाहिए। यानी आप जिन भी सर्जन की संख्या बताओगे वो केवल और केवल नेत्र विशेषज्ञ हों, उसके अलावा कुछ और ना हो। तो ठीक है, सर्जन की बात करें तो फिर से वही चीज, ये व्रत किसको दर्शाएगा, सर्जन को। 1, 15, 7, 9 और 5 ये जो संख्याएं हैं ये सर्जन को दर्शा रही है। अब इसमें से हमें लेना है किसे, नेत्र विशेषज्ञ को। तो नेत्र विशेषज्ञ के अंदर एक तो 5 और फिर क्या है, 9 है। पर एक चीज देखिए कि प्रश्न में हमको दिया है कि केवल नेत्र विशेषज्ञ हो। तो ये जो 5 है, ये 5 तो योग गुरु के अंदर भी आ गया ना। तो हमें इस 5 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 9। तो ये 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्जन होने के साथ साथ केवल नेत्र विशेषज्ञ हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 9। अगला प्रश्न लेते हैं। कितने सर्जन ऐसे हैं जो योग गुरु नहीं हैं? प्रश्न में आपसे पूछा है कि ऐसे कितने सर्जन हैं जो योग गुरु नहीं है। देखिए ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिसके लिए आपको मना किया जाए उन सभी को आप छोड़ दीजिए। तो आपको मना किया है किसके लिए, योग गुरु के लिए। तो इस त्रिभुज के अंदर की जो भी संख्याएं हैं वो किसको दर्शाती है, योग गुरु को। तो 5 को हम छोड़ देंगे, हम 15 को भी छोड़ देंगे और 20 को भी छोड़ देंगे। इसके अलावा जो बची हुई संख्याएं 1, 7, 9 और 10 हैं। और इसमें से भी हमें क्या बताना है, सर्जन को बताना है। तो आप ये देखिए, क्या ये 10 को सर्जन के अंदर दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है। तो फिर हम इस 10 को भी छोड़ देंगे। अब सर्जन के अंदर बचा 1, 7 और 9। तो 1, 7 और 9 ये सर्जन है, परंतु ये सर्जन क्या है, योग गुरु नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा 1 + 7 + 9। तो कुल मिलाकर के ये संख्या कितनी हो जाएगी, 17। तो 17 सर्जन ऐसे हैं जो योग गुरु नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उन योग गुरु की संख्या क्या होगी जो सर्जन तो हैं परंतु नेत्र विशेषज्ञ नहीं हैं। देखिए यहाँ पर भी फिर से वही बात आ गई, नेत्र विशेषज्ञ नहीं है। तो ठीक है, नेत्र विशेषज्ञ को छोड़ देते हैं। नेत्र विशेषज्ञ यानी कि आयत, इस आयत के अंदर आने वाली जो भी संख्याएं हैं वो नेत्र विशेषज्ञ को दर्शाएगी। छोड़ दीजिए, 10 को छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे और 9 को छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा 1, 7, 15 और 20। और इसमें से भी हमें क्या बोला है, योग गुरु की संख्या क्या होगी जो सर्जन तो है परंतु नेत्र विशेषज्ञ नहीं है। तो देखिए योग गुरु तो होना ही चाहिए, पर एक बात पे ध्यान दीजिए, ये एक योग गुरु नहीं है। इसी प्रकार से ये 7 भी योग गुरु नहीं है। तो योग गुरु में क्या है, 15 योग गुरु के अंदर है और 20 योग गुरु के अंदर है। लेकिन इसके अंदर अगर आप प्रश्न पढ़ोगे तो लिखा है कि योग गुरु की संख्या क्या होगी जो सर्जन तो है। तो इसमें से हमें 20 को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये योग गुरु तो है परंतु सर्जन नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 15 बचा। क्लियर है ये चीज? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 15। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या क्या होगी जो योग गुरु, सर्जन एवं नेत्र विशेषज्ञ तीनों हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कुल मिलाकर के आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो नेत्र विशेषज्ञ, सर्जन और योग गुरु तीनों के अंदर कॉमन हो। तो तीनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन है, तीनों के अंदर कॉमन है 5। ये देखिए, ये योग गुरु के अंदर है, सर्जन के अंदर है और नेत्र विशेषज्ञ अंदर भी है।
तो एकमात्र यही ऐसी संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। ओके, एक प्रश्न और है, इसे भी हल करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, उन अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें जो रोजगार प्राप्त हैं। ठीक है, डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में हमें यहाँ पे दिया है एक तो विवाहित, शिक्षित और बेरोजगार। क्या आपने प्रश्न की तरफ ध्यान दिया? प्रश्न में आपको यहाँ बोला है अशिक्षित व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त हैं, लेकिन डायग्राम में तो आपको कहीं भी अशिक्षित व्यक्ति और रोजगार व्यक्ति नहीं दिया है। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करना है उसको समझिए। देखिए, ये जो व्रत है, ये व्रत किसे दर्शाएगा? विवाहित व्यक्तियों को। ये व्रत विवाहित व्यक्तियों को दर्शाएगा। ठीक है, तो इस व्रत के बाहर जो भी व्यक्ति हैं वे सब क्या हो गए? अविवाहित हो गए। तो 18 अविवाहित हैं, 7 अविवाहित हैं और 8 भी क्या हैं? अविवाहित हैं। ठीक है, ओके। और ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज किसको दर्शाएगा? ये त्रिभुज दर्शा रहा है बेरोजगार लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज के बाहर हैं रोजगार प्राप्त हैं। तो 15 रोजगार प्राप्त हैं, ये 10 भी रोजगार प्राप्त हैं और 18 व्यक्ति भी क्या हो गए? रोजगार प्राप्त हो गए। ये वर्ग किसको दर्शाएगा? वर्ग दर्शाएगा शिक्षित व्यक्ति को। और वर्ग अगर शिक्षित व्यक्ति को दर्शाएगा तो इस वर्ग के बाहर जो भी संख्याएं होंगी वे सब अशिक्षित व्यक्तियों को दर्शाएगी। तो 15 अशिक्षित व्यक्ति हैं, 11 अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में है और 8 भी क्या है? अशिक्षित है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का जवाब हम किस प्रकार से देंगे। प्रश्न पूछता है, उन अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें जो रोजगार प्राप्त हैं। ठीक है, तो अशिक्षित व्यक्ति कौन है? ये सब तो शिक्षित हैं, इसके बाहर 15, 11 और 8 क्या हो गए? अशिक्षित हो गए। अब इसमें से हमें बताना है रोजगार प्राप्त। तो देखिए, 8 और 11 तो क्या है? बेरोजगार हैं। तो सिर्फ 15 एक ऐसी संख्या है जो अशिक्षित होने के साथ साथ रोजगार प्राप्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, अगला प्रश्न, बेरोजगार व्यक्ति जो अविवाहित हैं परंतु शिक्षित हैं। बेरोजगार व्यक्ति कौन है? बेरोजगार व्यक्ति ये जो त्रिभुज के अंदर हैं, ये सब बेरोजगार व्यक्ति हैं। और बेरोजगार व्यक्तियों में से आपको क्या बताने हैं? जो अविवाहित हैं। तो देखिए, 11, 16, 7 और 8 ये बेरोजगार व्यक्ति हैं, पर इनमें से 11 और 16 ये तो विवाहित के अंदर आ गए ना। ये सब किसके अंदर आ गए? ये सब आ गए विवाहित के अंदर। तो फिर 7 और 8 ये दोनों क्या हैं? बेरोजगार हैं और अविवाहित हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला है? परंतु शिक्षित हैं। तो देखिए, 8 और 7 में से शिक्षित की बात की है, तो 7 किसके अंदर आ रहा है? शिक्षित के अंदर। तो 8 क्या हुआ? अशिक्षित। और हमें पूछा क्या है? शिक्षित पूछा है। तो देखिए, ये वो बेरोजगार व्यक्ति है जो अविवाहित हैं और साथ में क्या है? शिक्षित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 7। क्लियर? अगला प्रश्न, उन अविवाहित व्यक्तियों की संख्या जो बेरोजगार नहीं है। ठीक है, अविवाहित व्यक्ति, तो व्रत के अंदर तो सब कौन हो गए? विवाहित। तो व्रत के बाहर जो भी हैं वो सब क्या हुए? अविवाहित। 18 अविवाहित, 7 अविवाहित और 8 अविवाहित। उन अविवाहित व्यक्तियों की संख्या जो बेरोजगार नहीं है। देखो, बेरोजगार नहीं है का मतलब हुआ जिनको रोजगार प्राप्त हो। ठीक है, तो 8, 7 और 18 में से 7 और 8 तो बेरोजगार हैं। सिर्फ ये 18 ही एक ऐसा है जो बेरोजगार नहीं है, मतलब कि रोजगार प्राप्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 18। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में जो प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है
कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हों। थैंक यू।